आपने सबसे पहले घबराना नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार द नॉलेज न्यूज़ में। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है, नेपरा अगर अपनी मर्जी से मनमानी कीमतें बढ़ाने लगी बिजली की तो फिर हमारा तो कुछ उम्र निकल जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का हाल ना उस गरीब के घर जैसा हो चुका है कि जो बेचारा भूख मिटाने के लिए बनिए से कर्ज लेके आता है और फिर उसके पास घर के बर्तन भी बिक जाते हैं, लेकिन ना वो कर्ज अदा कर सकता है, वो कर्ज पे कर्ज लेता जाता है, सूद पे सूद, सूद दर सूद उसे कर्ज मिलते हैं। IMF का किरदार जो इस वक्त है वो उसी बनिए जैसा है। पाकिस्तान को अपना कर्ज चुकाने के लिए ये प्रॉब्लम जो है, जैसे लाली साहब अभी कह रहे थे कि ये पता नहीं किस सोसाइटी में यहाँ से तो नहीं कर सकेंगे। अब ऑर्डिनेंस की जो बात आप करती हैं, आप ये देखें कि अभी तक 91 से ज्यादा कानून साजियां की हैं। इन ऑर्डिनेंसेस की जरूरत क्यों पेश आ रही है गवर्नमेंट को और उससे क्या हासिल करना चाह रही है? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? मईशत की कोई इसमें बेहतरी हो सकती है? और फिर उसके बाद जैसे हिलाली साहब ये भी सवाल कर रहे थे कि स्टेट बैंक से क्या हुकूमत कर्ज नहीं ले सकेगी? ये बड़ा अहम सवालात ये उठाए हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम चीज इस वक्त हो रही है वो ये हो रही है कि स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार बनाने के लिए जो उन्होंने कहा है वो तो खुद मुख्तारी के जिम्मे में आते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं जी कि गवर्नर का जो टेन्योर है वो 3 साल के बजाय 5 साल का हो और उसके बाद 5 साल उसमें तोसी की गुंजाइश भी हो। तो ये तो उसका तो इससे कुछ ताल्लुक ही नहीं है ना कि आप खुद मुख्तारी दे रहे हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है। दूसरी बात ये थी कि इसमें कहा गया है कि FIA और नैब वगैरह जो है वो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर वगैरह से तहकीकात नहीं कर सकते, यानी वजीर आजम को तो बुला के तहकीकात कर सकते हैं मगर गवर्नर स्टेट बैंक से नहीं कर सकते, डिप्टी गवर्नर से नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें कौम को समझनी होगी कि जो इस्तेमारी ताकतों का न्यू ग्रेड गेम है उसके तहत जो है नौबादियाती निजाम की एक नई शक्ल में वापसी आप कह लें, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की वापसी कह लें, तो वो ये चाहते हैं इस्तेमारी ताकतें कि जो जौहरी ताकत पाकिस्तान है उसमें IMF, FATF और अब स्टेट बैंक और दूसरे इदारों से मिलके हमारे गिर्द ऐसा जो है वो गर्दन के गिर्द घेरा तंग करें कि जो इस्तेमारी ताकतों के मकासद हैं, पाकिस्तान को कमजोर करना, मईशत को कमजोर करना, हुकूमत और कौम में एतमाद का बुरान पैदा करना, वो ये मकासद बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि काबीना से मेरे एक दरखास्त है कि जरा अपने जमीर से खुद तो पूछ लें कि हमारी वफाकी काबीना ने जो इसको मंजूर किया है और अब पार्लियामेंट को भेजा है तो क्या उन्होंने उसको पढ़ने की तकलीफ की थी? और अगर पढ़ा था तो ऐसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। उनको ये चीजें नजर नहीं आई कि भाई ये सब हो क्या रहा है। ये तो पूरा जो है किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा सिद्दीकी साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि CPEC में चाइना जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अमेरिका को ये डर, ये खतरा है कि कहीं इसका ज्यादा असर रसूख ना हो जाए, तो उसको भी रोकने के लिए वो स्टेट बैंक पे अपना कंट्रोल चाहता है, मालियाती इदारों पे अपना कंट्रोल चाहता है ताकि पाकिस्तान को अपने शिकंजे में ले सके। तो इसमें कोई है सच्चाई? आप समझते हैं कोई ऐसी बात भी है? देखिए, मामला इससे बहुत ज्यादा आगे है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मईशत तो नंबर 2 पे आती है। मेरे अपने समझ के मुताबिक इस वक्त ये पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो खतरात पैदा कर रहे हैं। CPEC तो ठीक है, लेकिन ये कि वो मसला सिर्फ ये कि हमारी सलामती को खतरा होगा इन चीजों से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कायदे आजम ने, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, 1 जुलाई 1948 को जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा मरकजी बैंक, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी की अलामत होगा, सिंबल होगा। अब हमने उसको मुकम्मल तौर पर IMF के कंट्रोल में दे दिया है। और अब आप देखिए जो आज सूरत हाल क्या है, हमारे गवर्नर जो हैं वो मिस्र में थे, IMF के मुलाजिम, उनको हम लाके गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया। उन्होंने मिस्र से ही IMF के एक और मुलाजिम को लेके डिप्टी गवर्नर बना दिया। अब वो दोनों वहां से आ गए और ये कहा गया है कि जो मॉनेटरी और फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड था जिसमें बड़े बड़े फैसले होते थे उसको खत्म करें और अब ये गवर्नर साहब जो हैं IMF के जो मुशीर खजाना या वजीर खजाना होंगे वो दोनों मिलकर फैसले कर लें। तो इसका तो इन्होंने फैसला ये भी किया था। तो ये तो खासी वाकई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ नेपरा की तरफ जो ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं उसने भी बड़ी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। बिजली मजीद महंगी होगी, जैसे इमरान साहब ने भी जिक्र किया, 5 से 6 रुपए फी यूनिट की भी बात की जा रही है।
عوام کی تو بس پہلے ہی ہو چکی ہے, یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ حکومت تو اس کی ذمہ داری لیتی نہیں ہے, وہ تو کہتی ہے پہلے ہی والی حکومت معاہدے بڑے ایسے مہنگے کر گئی. نہیں, اگر یہ تھا تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ 10 نکاتی حکمت عملی جو ہے وہ تحریک انصاف لے کر آئے تھے انتخابات سے چند ہفتے پہلے کہ ہمارا یہ ایکشن پلان ہوگا. اس میں یہ لکھا تھا نمبر 1, ہم ان وجوہات کو دور کریں گے جن کی وجہ سے گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ پیدا ہوتا ہے. اب وہ وجوہات انہوں نے دور اس لیے نہیں کی کہ جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں جو کہ طاقتور طبقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اشرافیہ کو کہہ لیں, مافیا نہ کہیں, انہوں نے وہ نہیں کرنے دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1200 ارب روپیہ کا گردشی قرضہ ان کو ورثے میں ملا تھا, اب وہ 2400 ارب پر آ گیا. تو اس کا امپیکٹ تو پھر آنا ہی ہے. تو سوال یہ کہ وہ آپ نے کہاں کیا؟ پھر اس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 دن کے اندر اقتدار میں آنے کے بعد انصاف اور مبنی ٹیکسوں کی پالیسی لائیں گے. وہ آج تک نہیں لائے, نہ آئندہ لائیں گے. تو جب یہ سب نہیں ہو رہا اور چوری بڑھ رہی ہے تو وہ بجلی کے نرخ بڑھا دیں, گیس کے نرخ بڑھا دیں, پیٹرول کے نرخ بڑھا دیں, سر چارجز کر لیں. اس قسم کے یہ آسان حربہ تو پھر یہی ہے کہ عوام سے ہی لے لیں. جی ہلالی صاحب, آپ بھی کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ پورا سال محنت کرتا ہوں آپ کے لیے بیٹا, ایسا نہیں چلے گا. ایسا